आप सभी मित्रगणों को नमस्कार, जय हिंद। आइए दोस्त, गणित के महत्वपूर्ण पेडागोजी के प्रश्नों को देखेंगे। हाँ, पेडागोजी के महत्वपूर्ण सेगमेंट को देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है। प्रश्न संख्या 31 है आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कना यानी मैथमेटिकल लॉजिकल बच्चा लॉजिक रूप से अपसारी चिंतन कर सके? खुले एवं मुक्त अंत प्रश्न अर्थात डाइवर्जेंट थिंकिंग, क्रिएटिविटी को जो बढ़ावा देगा उसका जो सूचक होगा क्या है चारों ऑप्शन में? तो अच्छा, चौथा विकल्प परिकलन में निपुणता। चौथा विकल्प तो बिल्कुल कटेगा। निपुणता, दक्षता, पीएचडी वाली बातें, पीएचडी होल्डर वाली बातें गलत। यानी कैलकुलेशन में निपुणता नहीं चलेंगी, चौथा गलत। तीसरा, गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता, यानी तर्क संगत माने कॉन्सेप्ट से जोड़ करके तार्किक रूप से लॉजिकल को रिलेटिव कर देना, रिलेट कर देना, को रिलेट करना, तर्क संगतता। तो थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। एक नंबर गलत होगा, सूत्र को स्मरण करना। दूसरा, गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा, परिभाषा क्या होती है? रटंत विद्या, तो यह भी गलत। थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्त, प्राथमिक स्तर पर ज्यामितीय। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमारा उत्तर संख्या थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट दूसरा 32 नंबर प्रश्न है दोस्त, प्राथमिक स्तर पर ज्यामितीय के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, वांछनीय मतलब जरूरत की चीजें, और वांछनीय मतलब जिसे हमने नहीं चाहा, जिस जकरा तू चाहलो। हाँ, बुझ गइल दोस्त, वांछनीय है। जो हमने विशेष किया, जो जरूरी वाला कंपोनेंट होता है वो वांछनीय है। मन वांछित फल पावे, जो ध्यावे फल पावे, है ना? तो वांछनीय यानी कि पॉजिटिव विकल्प आपसे पूछा जा रहा है, पॉजिटिव प्रक्रिया। तो एक नंबर विकल्प प्राथमिक स्तर पर व्यापक ज्यामिति। बताइए, व्यापक ज्यामिति प्राथमिक स्तर पर जियोमेट्री वगैरह व्यापक रूप से आता है क्या? गलत हो जाएगा ना मित्र। तो यह आपका गलत क्यों? व्यापक कॉम्प्रिहेंसिव जियोमेट्री वाली बातें, शब्द संग्रह का विकास। दूसरा है प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति को सरल एवं मूलभूत आकृति की पहचान तक सीमित रखना चाहिए। क्या? सीमित रखना चाहिए, है ना? अभिसारी चिंतन, अध्यापक को प्रारंभ में सरल आकृति की स्पष्ट परिभाषा देनी चाहिए और उदाहरण दिखाने चाहिए। बच्चों को प्रचुर अवसर, बच्चों को प्रचुर अवसर, यहाँ पर ये आपका अवसर है दोस्त। हाँ जी, अवसर, बच्चे को प्रचुर अवसर देना। तो यह प्रचुर अवसर देना, ताकि प्रचुर अवसर देना ताकि वे दिक् तथा अंतर्दर्शी समझ को विकसित कर। अंतर्दर्शी समझ, इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग, यानी कि आंतरिक रूप से बच्चा अंडरस्टैंडिंग कर सके। अर्थात चौथा विकल्प जो है कि बच्चों को प्रचुर अवसर, अवसर ठीक कर लेंगे दोस्त, अवसर दिए जाने चाहिए कि वे दिक् स्थान, यानी कि दिक् स्थान, पूर्व समझ, प्री नॉलेज की अंतर्दर्शी समझ को विकसित कर सके। 4 इज द राइट आंसर, है ना दोस्त। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 33। सुपर बाजार में सब्जियों का मूल्य सूची निम्नलिखित है। यार ऐसे प्रश्न आएंगे ना तो आप आधा केजी का दाम निकालिए, 250 का दाम निकालिए, ग्राम का, 1 किलो में 4 हिस्सा लगाइएगा तो 1 पौवा में कितना होगा दोस्त? पाव भरी में 250 ग्राम। तो हई सब तो तू सब बुझवे करते हैं, 1 केजी में 1000 ग्राम। कौन ची हमर जैसन सरलका लोग से हई चीज जानिएगा। चलिए दोस्त, बढ़िया। 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग की दर,
ठीक है जी। 2 घंटे तक 50 रुपया, 2 घंटे से ऊपर और 5 घंटे तक 75, 5 घंटे के पश्चात 8 घंटे तक प्रति अतिरिक्त घंटा 10 रुपया। डी नंबर 8 घंटे से स्क्रीन बार ऊपर 12 घंटे तक 150 रुपये लग जाएगा, चार्जेज वगैरह। 12 घंटे से ऊपर 24 घंटा, अच्छा 12 घंटे से ऊपर और 24 घंटे तक, माने 24 घंटे तक में 250 रुपया दैल लगेगा। कौनो बाबू घरों में केकरो जो घरों में लगाइएगा ना साइकिल ये स्टैंड में साइकिल उकिल, तो 12 घंटा से 24 घंटा तक तोरा टर्न लेगा 250 टका। 250 टका लेता हूँ खर्चा, बाबा रे बाबा। हमार तोर घर खालिए रहता है, कथी लेंगे 250? है हो देवरा बाबू, आइए 250 रुपया नहीं लेंगे, एक दिन आगे 2 दिन अगली साइकिल रख दीजिए। तो वही वाला प्रश्न है दोस्त। चलिए देखिए, कहता है राजीव ने अपनी कार को 7 AM पर पार्क किया। क्या है मित्र? 7 AM। AM है तो सुबह का समय, पूर्वाहन, एंटी मेरिडियन। तो उसी दिन ही लेने के लिए वह 4:30 PM उसी दिन चला आया बेचारा। लगता है हम पचा लेंगे साइकिल उसका। चलिए 7 बजे से 4:30 बजे तक कितना घंटा होगा? पहले तो 7 बजे से 12 बजे तक देखिए, 7 5 12, 5 घंटा इधर हुआ और 5 5 5 4 9, 9.5 घंटे इधर। तो 9.5 घंटे इधर आपका जो है, हाँ जी, मतलब टाइम निकालिए ना आप, टाइम निकाल करके देखें। 7 AM से 4:30 बजे है ना, 7 AM से 4:30 बजे। तो चलिए कितना हो जाएगा, समय निकाल लिए? हाँ जी, तो टोटल मिला करके लगभग 9.5 घंटे हो जाते हैं। तो 9.5 घंटे है ना। अब सारणी में जैसा दिया गया है कि 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे से कम तो 150 रुपया। पुनः सुने, 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे से कम पार्किंग करेगा तो 150 रुपया। तो भुगतान किया राजीव ने कितना? 150 रुपया। बात समझ में आई दोस्त? सो सिंपल, हमारा 3 इज द राइट आंसर। चलिए मित्र, नेक्स्ट 35 नंबर। मैं एक 2 अंकों की संख्या हूं। यार 2 अंक की संख्या तू है ना, हम बूझ गए, ले बात बूझ गए। हाँ, दहाई के स्थान पर, दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्याएं हैं। ओहो, मिसप्रिंट है जी। चलिए देखिएगा, क्या यहाँ पर क्या होना चाहिए कि मतलब मैं 2 अंकों की संख्या हूं। सबसे पहला नंबर आपका लॉजिक हो गया कि यह क्या है, 2 अंकों की संख्या है, 2 अंक, ठीक। फिर कहता है दहाई, दूसरा कहता है कि दहाई के स्थान पर, दहाई के स्थान पर अंक, ठीक है, और इकाई के स्थान पे अंक। दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक जो है क्रमिक अभाज्य संख्या है, यानी कि क्रम से प्राइम नंबर है। हाँ, प्राइम नंबर, रूढ़ संख्या which has only 2 factors which is divisible by only 2। माने 2 आदमी से लात खाएगा, एगो खुदे से एगो 1 से। जैसे 2 3 5 7, ये सब 2 आदमी से थोपियाएगा, जुतियाएगा, लतियाएगा। बात बुझे जी? कितने को गप है, एक रूढ़ संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर कहते हैं। और नहीं तब तो जे दूसरे बेसी से लतियाएगा, थोपियाएगा, कुछ कुचाएगा, वो होगा ऑड कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। बात समझ में आई? इस बार भी आज पूछा गया है दोस्त, हाँ 16 तारीख को। चलिए आगे है, अंकों का योगफल 3 और 4 का गुणज है। बोले तो 3 का गुणज, जैसे कि 3 का गुणज, 3 का गुणज होता है 3 होता है, 6 होता है, मल्टीपल्स 9 होता है, 12 होता है, 15 होता है। 4 का मल्टीपल्स क्या होता है? 4 होता है, 4 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16 कहाँ गया? टेबल भी नहीं आता है। मैंने आप लोग को नहीं दोस्त, आप लोग तो मेरे भगवान हैं, अपने आप पे थूक फेंक दिया। हाँ क्यों? वो जो है ना चीटी काट लिया था। चलिए दोस्त देखिएगा, 3 और 4 का गुणज होना चाहिए, कंडीशन आपके हो गए। तो देखें 3 और 4 का गुणज, ऑप्शन नंबर 1 में 13 है,
क्या 13 3 और 4 का गुणज है? तो यह तो एक कट गया। दूसरा 57 दिया गया है, तो आप मुझे बताओ ये हो पाएगा क्या? हाँ बताइए ना, एकदम बिना डरे बताइए, हम किसी को नहीं बताऊंगा। मने 57 क्रमिक अभाज्य है और अंक का योग जो है यानी कि 7 5 12, 7 5 12, ये क्या होगा? 12 होगा। 7 5 12, तो 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, और 3 1 4, ये 3 1 4 नहीं कटेगा, तो 2 तो आपका हो सकता है। आगे देखते हैं कि 3 2 5, माने तीसरा विकल्प में 3 + 2 नहीं ना होगा, है ना? चलिए दोस्त देखें, अगला आपका जो है 3 2 5 कट गया, 5 3 8, यह 3 का ऐसे ही, मतलब ये तीसरा आप देखें, तीसरा नंबर आपका कंडीशन को अप्लाई जब आप करोगे, कंडीशन को अप्लाई करो, 3 और 4 का गुणज है ना, 3 और 4 का गुणज क्या? उनका योग। तो आपको एक संख्या 13 है, एक 57 है, फिर उसके बाद आपका, हाँ फिर उसके बाद आपका आगे दिया गया है 23, फिर उसके बाद 35। आप इस दोनों को जोड़ोगे 8 होगा, 8 3 का गुणज होगा क्या? तो गलत ना, गलत। 2 3 5, यह भी रॉन्ग हो जाएगा। 7 5 12, हाँ, सो 2 इज द राइट आंसर। चलिए मैथ पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे अपन लोग, है ना? आप इसको पढ़ेंगे, पढ़ करके आसानी से बन जाएगा आपका। मेन रूप से क्या है ना, पेडागोजी की समस्या होती है दोस्त, इसी के लिए जो है थोड़ा सा आपके मित्र बन करके सपोर्ट कर देते हैं, और कोई बात नहीं है। चलिए 36 नंबर, एक 5 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान, यानी जो टेंस वैल्यू है, टेंस प्लेस का स्थान है अंक 8, इकाई के स्थान का 1/4, यानी कि 1/4, 1/4 उसका इकाई के स्थान का, हजारवां जो स्थान है, बोले तो जैसे आपका ये होगा ना, आप लोग बना लोगे दोस्त, जैसे इकाई, जैसे दहाई, सैकड़ा, हजार, तो इसी प्रकार से देखना है। कहता है कि 100वां स्थान, यानी ये जो इकाई दहाई सैकड़ा, ये 100वां स्थान, सैकड़ा का स्थान, अंक इकाई के स्थान का दुगुना, यहां जो भी होगा इसका दुगुना होगा, ये वाला है ना। और 10,000 यानी इकाई दहाई सैकड़ा, वंस टेंस 100,000, और ये वाला 10,000, हाँ ये वाला प्लेस वैल्यू, तो वो अंक के इकाई के स्थान का तिगुना, 3 गुना होगा। यदि 2 होगा तो वहां 6 होना चाहिए यहाँ पर। तो बस इतनी सी बातें हैं, आप इस तरह निकालोगे दोस्त। हाँ आप ये जो करोगे, चलिए ऑप्शन लागू करेंगे हम लोग, ऑप्शन के आधार पर। हाँ जी चलिए, तो आपका जो है यहाँ पर 1 नंबर उत्तर हो जाएगा, 1 नंबर आंसर। आप देख लेंगे बना करके कृपया। 37 नंबर, आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आरोही अवरोही आपका बहुत प्रश्न आता है दोस्त, असेंडिंग ऑर्डर में कहा जा रहा है, तो असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित आपको करना होगा। और कहता है करने पर असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में कौन सा तृतीय स्थान पर होगा? तृतीय स्थान। आप देखो दोस्त संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है, तृतीय स्थान बोले तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो आप आरोही क्रम में चलते हो तो पहले छोटी संख्या लिखते हो ना असेंडिंग ऑर्डर में, तो छोटा, फिर थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा और बड़ा, तो आप देखते ही समझिए मित्र। हाँ जैसे 7 7 पॉइंट के पहले है, तो ये आपका, ये तो सबसे छोटा हो गया, ये फिर छोटा हो गया, ये दो संख्या चूंकि 7 पॉइंट के पहले नहीं है। चलिए 0.77 और ये है 0.7, है ना, तो 0.7 दिया गया है, तो ये दोस्त आपका क्या हो जाएगा? अरे बाबा तू हट ना, चलो जी बढ़िया। चलिए देखें 37 नंबर जो कि आपका आरोही अवरोही पूछा जा रहा है। चलिए तो किस प्रकार से हो जाएगा मित्र, देखें यह जो आपका है 37, तो 0.77 अर्थात एक रोटी के टुकड़े कितने? 0.77, अर्थात 0.77 बोले तो 7 हिस्से, और 0.7 कहने का अभिप्राय है कि इसका मात्र दशमलव के बाद 7वां, यानी
क्या कहते हैं? दशमलव के बाद जो होता है क्या कहते हैं? दशांश, शतांश, दशांश, शतांश, शतांश यानी सवा हिस्सा, सवा हिस्सा, और सहस्त्रांश, सहस्त्रांश, इससे भी कई प्रश्न आए हुए हैं। दशांश 1/10, शतांश 1/100, सहस्त्रांश 1/1000। समझे मित्र? हाँ, तो आप देखेंगे। तो खैर आपका सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा? यह फर्स्ट डाउन। सेकेंड डाउन में ये होगा। अब आइए देखते हैं थर्ड डाउन में। तो 7.0 है, और 7.7, 7.7 इसमें भी है। ये क्या 0.7, और फिर उसके बाद 0 पॉइंट, कितनी संख्याएं हैं? ये तो 5 ही संख्याएं हैं ना। ये आपका क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। देखें, हाँ जी, देखेंगे 7.07, ठीक है, ये आपका एक हो गया। और फिर उसके बाद आपका 7.70, 7.70, पुनः आपका 7.707, 0.7। तो ये आपका 0.7, आपका 0.7, ये आपका जो है ना, ये यहाँ पर, ये यहाँ से इसको आप मिसप्लिट कर दें, यानी कि इसको काट करके हटा दें। ठीक है, चलिए दोस्त, तो 7.007, 7.007, और पांचवी संख्या है 0.77, 0.77। चलिए आइए मित्र, तो ये वाली बातें तो ये बेकार में यहाँ चली आई ना। चलिए जी, तो एक नंबर तो आपका 0.77 हो जाएगा, फर्स्ट डाउन में ये आपका आ जाएगा। ठीक है दोस्त, फर्स्ट नंबर। फिर उसके बाद अब चुनाव करेंगे, तो 7.00, 7.00 ये सेकेंड डाउन में आएगा, अर्थात इस प्रकार से बैठाना है असेंडिंग में। 7.007, फिर उसके बाद 7.07। अब देखिए ये आपका थर्ड में हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा ना, 7.07, 7.07, अर्थात 4 आपका नंबर 4 आपका उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्त, दूसरे तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? जैसे इस पॉइंट को आप उड़ाओ, तो 707 बाय कितना हो जाएगा? यहाँ पर 100। फिर आप इसको, ये वाले संख्या पॉइंट आप हटाओ इसका, तो 7 बाय एक संख्या, दो संख्या, ये आपका इतना हो गया, ये जीरो कट जाएगा, 77/10। फिर उसके बाद आप इसको इसी प्रकार से करोगे तो पॉइंट के माध्यम से भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका 4 नंबर आंसर हो जाएगा। 38 नंबर देखिए, एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर, इसे काटकर 4 बराबर भाग में विभाजित किया है, प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? यार प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुना भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा होता है। तो आपका इधर 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी 2 2 जा 4 सेंटीमीटर फिर हो जाएगा। तो 4 सेंटीमीटर आपका उत्तर, सेकंड इज द आंसर। 38 का 2 नंबर उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे दोस्त। 39, 3 ब्रांड ए बी सी के पेन क्रमशः 10, 12, 24 के पैकेट में उपलब्ध है। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं, ठीक है, समान संख्या में खरीदने हैं, समान संख्या में तीनों प्रकार का पेन, तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेट की न्यूनतम संख्या, तो न्यूनतम संख्या आपको पूछा जा रहा है। तो दोस्त जब न्यूनतम पूछा जा रहा है, न्यूनतम का मतलब क्या है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम, न्यूनतम, अर्थात एन न्यूनतम बोले तो मैंने लघुत्तम क्या बोलते हैं? जब लघुत्तम लॉसो बोलते हैं ना, तो लघुत्तम समापवर्तीय, ये क्या होता है? छोटी से छोटी संख्या के लिए निकाला जाता है। एलसीएम आप क्या करो, 10, 12, 24 का एलसीएम निकालो, इस प्रकार से निकालो आप। 2 5 10, 2 6 12, 2 12 अब देखो आप,
फिर 2 से करोगे माने 120 आपका आएगा दोस्त, 120 आ जाएगा, आप निकाल लोगे। अब 10 से आप डिवाइड करो तो 10 से कितनी बार में हो जाएगा? 12 बार में। फिर 12 से आप डिवाइड करोगे तो 10 बार में। 24 पंचे 120, 24 5 जा 125 जा, तो 12 10 5। आप इससे इससे इस एलसीएम में लिस्ट कॉमन मल्टीपल में भाग दो, विभाजित करो, डिवाइड करो, आपका उत्तर हाजिर हो जाएगा दोस्त। क्योंकि न्यूनतम संख्या बोला जा रहा है, महत्तम बोलता, महत्तम तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात महत्तम समापवर्तीय मतलब होता ही है बड़ी से बड़ी संख्या। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा? 12 10 5 अर्थात 39 का 1 इज द राइट आंसर। 40 नंबर कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है कौन सा कथन बोला जा रहा है दोस्त? एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्या, आप मुझे बताओ, केवल 4 संख्याएं हैं अभाज्य, यानी प्राइम नंबर जो है केवल 4 हैं क्या? बताइए जी। अभाज्य संख्या ए देखो आप, 2 3 5 7। चलिए, सही नहीं है वो पूछा जा रहा है, कौन सा सही नहीं है? ये तो अपना सही हो गया जी। सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होती। 2 कहाँ है विषम? बताइए तो। गलत हो गया, पूछ रहा था सही कौन सा नहीं है, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखेंगे दोस्त, 41 नंबर है। वह संख्या जो 1 से 10 दोनों सम्मिलित तक सभी संख्याओं से विभाज्य होगी। बोले तो दोनों सम्मिलित कीजिए, किसको? 1 से 10 यानी 1 को भी और 10 को भी। सभी संख्या विभाजित संख्या कौन कौन सी? 1 2 3 4 5 6 7 8 10, अतः सभी से विभाजित होने वाली संख्या कौन होगी? तो आप देखोगे कैसे, हाँ निकालो जी। 1 से विभाजित होने वाले विभाज्य होगी निम्नलिखित में कौन सी संख्या? 2520। क्यों? क्यों जी बताइए? कह रहा है वह संख्या जो 1 से 10 दोनों सम्मिलित कर तक सभी संख्याओं से विभाज्य होगी। 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी। 3 से कैसे? तुरंत जांच कर लेंगे। 5 2 7, 7 2 9, जोड़ने पर 9 हुआ तो 3 से डिवाइड होगा। 5 से तो डिवाइड होगा, अंत में 0 है। 6 जो 2 से और 3 से डिवाइड हो वह 6 से भी डिवाइड होगा। 7 से आप देखेंगे, 7 से तो 7 में सम और विषम का कॉन्सेप्ट आप रखेंगे, नहीं तो 7 3 जा 21, 21 इधर 4 बच गया तो 42, 7 6 जा 42, 7 6 के 42, 7 से भी कट गया। 8 से डिवाइड होगा, अंतिम के 3 अंक, अंतिम के 3 अंक जब कट जाते हैं तो 8 से पूरी तरह विभाजित होगा। 9 से क्या होता है? योगफल, यानी विभाज्यता का जो नियम होता है, डिजिबिलिटी टेस्ट नियम जो होता है उसको आप देख रहे हैं। 9 से संख्या को जोड़ देते हैं, वह यदि विभाजित होगा तो वह संख्या पूरी तरह विभाजित होगी। 2 5 7, 7 2 9, 9 हुआ तो 9 तो 9 से विभाजित होता है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्त। चलिए देखिएगा, बाकी हमारा नहीं हो पा रहा है विभाजित। नेक्स्ट 42। आयशा के पास केवल 5 रुपये 10 रुपए के सिक्के, यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 और 110 धन है तो उसके पास 5 और 10 के सिक्के की संख्या। यार पैडागोजी कहाँ चला गया? मैं उसके लिए लालायत हूँ, उत्सुक हूँ। तो आप देखोगे, मैंने कुछ नहीं यार, यारा आप देखो जी हमरे प्यारा, कहने का अभिप्राय 5 रुपया और इधर आपका 10 रुपया है ना, तो कुल सिक्के हैं 25, सिक्के की संख्या 25, और टोटल मुद्रा है 160 रुपये, 160 रुपये। तो इधर आपका देखें 60 रुपये। अच्छा 2 नंबर में देखिएगा, यदि 18, 18 5 जा 90, 18 पंचे 90, 18 पंचे 90, और इधर आपका 7 है तो 7 इंटू 10 बोले तो 70 रुपीज, 70 है ना, 70। चलिए
तो आप इसको जोड़ो, आप इसको जोड़ोगे 90 और 7 कितना हो जाता है, 160 हो जाता है, 160 रुपये। ये ट्रिकी वैसे आप आसानी से कर सकते हो, मैंने ट्रिकी क्या, कंसेप्चुअल है जी। 43, एक बाग के वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग, 1/6 भाग। एक बाग में वृक्ष में नीम के वृक्षों की में नीम के, अच्छा 6वां भाग जो है, आधे वृक्ष अशोक के हैं और शेष यूकलिप्टस के हैं, यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है। बाग में यूकलिप्टस पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 1/6 आपका नीम का वृक्ष हो जाएगा, 1/6 दिया गया है। तो आपका बचा कितना, तो संपूर्ण होता है 1, हाँ, तो 1 माइनस 1/6, यानी दुनिया में सब कुछ संपूर्ण रूप से आप एक मान करके चलो, एक मान करके चलो, तो एक, यानी टोटल तो आपका इधर दिया गया है। अब आप देखो 1 माइनस 1/6 कर लो, तो आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, है ना। मतलब आप इसको ये इस प्रकार होगा जी, एलसीएम जब आप लोगे तो इक्वल टू 5 आ गया, तो 5, और टोटल वृक्ष है आपका 30, तो अशोक के वृक्ष की संख्या कहता है टोटल 30 है, अशोक के वृक्ष की संख्या का आधी है, यानी 30 दिया गया है, तो 30 दिया गया है तो 1/2 है, आधी है, तो आधा इसका क्या हो जाएगा, 15, तो 15, अशोक का वृक्ष 15, अशोक का वृक्ष 15 अशोक का वृक्ष है। तो नीम और अशोक का वृक्ष, आप देखो नीम और अशोक का वृक्ष, ये 5 और ये 15, तो टोटल 20। तो यूकलिप्टस कितना, 30 माइनस 20 बराबर 10। चलिए 10 नंबर 3 नंबर में है आपका, थर्ड आपका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मान ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है, यानी 17.5 गुना, अच्छा 17.5 ये आपका दिया गया है। चलिए 44 नंबर प्रश्न है आपका। चलिए दोस्तों 44 नंबर, मान ज्ञात कीजिए। 17.5 इंटू 3 दिया गया है, इंटू 3 है, -21 + 7, -21 + 7 और माइनस, हमने बोर्ड मास वगैरह अपने यूट्यूब में भी डाला हुआ है, आप उसे देख सकते हैं, हल करने वाली बातें हैं जी, आप हल कर लो, ठीक है जी। चलिए आपका प्रश्न संख्या 44 का उत्तर आपका आ जाएगा 3 नंबर, 3 नंबर आपका उत्तर आ जाएगा। थर्ड नंबर कैसे आ जाएगा मित्र, थर्ड नंबर 12, आप जैसे 17.5 है ना, गुना करोगे आप 3 से, तो बोर्ड मास क्या कहता है, सबसे पहले गुना की क्रिया होनी चाहिए, लेकिन भाग यहाँ है नहीं, माने बोर्ड मास ब्रैकेट ऑफ का क्रिया कीजिए, फिर डी डिवीजन, तो डिवीजन तो यहाँ है नहीं, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है ना, तो गुना से शुरुआत यहाँ पर हो जाएगी। ए एडिशन यानी कि योग करना, एस सब्सट्रैक्शन, ऐसा नहीं आपकी मतलब जैसे मत ऐसे कर देंगे। चलिए मित्र, तो 17 गुना 5 आप करेंगे और फिर इधर इतना गुना इतना करेंगे, अंत में जा कर के आप जो है जोड़ की क्रिया कर लेंगे और फिर घटा लेंगे, आपका तीसरा नंबर उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 45 नंबर में, किसकी लंबाइयों को घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। लंबाइयों को घटते क्रम में कहा गया है, घटते क्रम में बोले तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, हाँ, अवरोही क्रम घटना, तो घटने के क्रम में आप देखिए, एक बात समझे, घटते क्रम में तो सबसे पहले बड़ा खोजिए, आप इसमें देखें, आप इसमें से ढूंढें सबसे पहले बड़ा कौन हो सकता है, डेसीमीटर दिया गया, सेंटीमीटर इतना, 80 डेसीमीटर इतना सेंटीमीटर, कॉमा तक देखिए, ये कॉमा तक 1 हो गया और ये कॉमा तक दूसरा 2 हो गया, और ये इतना सेंटीमीटर इतना मिलीमीटर, तो ये अलग हो गया, और ये 8 मीटर बड़ी इकाई हो गई, है ना दोस्त। तो बड़ी इकाई 8 मीटर में कितना, 8000 सेंटीमीटर ना, 8 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 8000 सेंटीमीटर। देखिए सबसे बड़ा आपका क्या हो जाएगा, सबसे बड़े की बात करेंगे 8 मीटर,
आपको बोला जा रहा है किस में? अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम में सब जाना है। अवरोही है कि आरोही है जी? कौन चीज बोलता है? अच्छा, मतलब क्या बोल रहा था वहां पर? तो आपका जो है माने व्यवस्थित घटते क्रम में, व्यवस्थित घटते क्रम में। तो घटते क्रम में सबसे पहले बड़ा लगाइएगा। बड़ा घटते क्रम में अर्थात डिसेंडिंग ऑर्डर। घटते क्रम में अर्थात अवरोही, अवरोही करना है, अवरोह करना है, बाधा, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सर्वप्रथम आपका उत्तर तो 1 नंबर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखें, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। मिली सेंटी डेसीमीटर डेका डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। किलोमीटर ये आपका इस प्रकार से आप देखें, किलोमीटर बड़ी इकाई हो जाएगी, उसके बाद हेक्टोमीटर, फिर डेसीमीटर, फिर मीटर, फिर डेकामीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर मीटर, है ना? तो मिलीमीटर, मिली सेंटी, तो मिलीमीटर एम, ये एम है आपका। तो ये सबसे अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, अरे बाबा ये मिलीमीटर है, ये तो मिलीमीटर आपका दिया गया है ना जी। चलिए 44 नंबर, कहीं प्रश्न वगैरह में तो कोई फॉल्ट नहीं है। अच्छा, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, यह आप याद रख लें। सबसे पहले प्रश्न जैसे भी आएगा उससे लड़ लेंगे हम लोग। मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, हाँ, इसको याद रखें कृपया। चलिए, यहाँ तो आपका ये जो है ना एम है, तो ये तो कट जाएगा, यह हमारा उत्तर बिल्कुल नहीं हो पाएगा। चलिए 8500 फिर यही यानी मिलीमीटर आगे में नहीं आएगा, क्योंकि ये तो सबसे छोटी इकाई हो जाएगी मिलीमीटर। हमें अवरोही क्रम अर्थात अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर में शुरू में बड़ा लगाना पड़ेगा। तो 80 आपका डेकामीटर दिया गया है, 8 सेंटीमीटर है, 8500 मिलीमीटर है, फिर 8 मीटर, 8 मीटर यानी कि इसको हम लिख दें 8000, 8 मीटर यानी 800 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो 8 मीटर को यदि हम 800 सेंटीमीटर लिख देते हैं तो कोई दिक्कत, समझने में आसानी होगी। और चौथा आपका 800 सेंटीमीटर 8 mm, तो हमारा थर्ड इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट आपका है, एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त 2019, कहता है 29 अगस्त 2019 को, हाँ, तो आप देखें 29 अगस्त से पहुंच कब रहा है? 31 अगस्त को। तो 30वां जो अगस्त है, 30 अगस्त, 30वां अगस्त, उसका तो 24 घंटा पूरा का पूरा आएगा ना। वो तो पूरा का पूरा एक दिन यानी 24 घंटे आप लोगे ना। अच्छा जी, अब देखो 16:30 दिया गया है टाइमिंग, तो 16:30 का मतलब क्या होता है 16:30 का? हाँ, अर्थात इसका अभिप्राय है कि इसका शाम का समय हो रहा है, अपराह्न हो रहा है, प्राइम मेरिडियन हो रहा है। तो 4:30 शाम के 4:30 ये दिया गया है ना। 8:45 अर्थात सुबह का 8:45, 8:45। अच्छा, इसमें 15 मिनट ज्यादा है ना। आप सोचो कि 4:30 बजे से 8:30 बजे तक, 4:30 बजे से, हाँ, 4:30 बजे शाम के, रात के 12 बजा दीजिए, 4:30 से 12 बजे तक जाइए, तो कितना समय होगा? 4:30 से, अरे 7 5 12, 7 घंटा इधर, 7.5 घंटा इधर आपका होगा, 7:30, 7.5 घंटा, और फिर 8 घंटा 30 मिनट, 8 घंटा 45 मिनट इधर प्लस करो आप, 8:45, और एक 24 घंटा पूरा का पूरा प्लस करोगे आप, 24 घंटा पूरा का पूरा, तो 8 7 इधर 15 हो गया, है ना, 15, और 15 4 19, 19 और 20 39, 39 घंटे, और 39 और इधर आपका 40 आवर्स 15 मिनट्स, 40 घंटे 15 मिनट यात्रा में कुल समय लगा।
40 घंटा 15 मिनट 1 इज द राइट आंसर। माने आप सोच करके देखो ना यार, कुछ नहीं है, आप सोचते नहीं हो। सुकरात महोदय ने कहा प्रश्न भी आपके उत्तर भी आपके, आप सोच के तो देखो। क्वेश्चन पढ़ो तो आप 2 बार, वीडियो को रोक करके क्वेश्चन आप 2 बार पढ़ो। कुछ है जी, भुस्सी है क्वेश्चन, हे हाउलो है हलवा। ओ महाराज दूर नो में चौरसन नहीं कैल के हो भगवान। 47 एक 100 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया। अच्छा मने एगो तार छले, बात बुझलो? हाँ है हो। हाँ भाई जी, और तोर उनकर बहन जी बात को चाहिए 120 से 100 इतना 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 ही तार है 180 सेंटीमीटर। एकरा बड़का के दीपा करी के रेक्टेंगल बना लिया, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर परिमाप 180 ना होगा, है ना? जब चौड़ाई इसका 30 दिया है तो लंबाई क्या हो जाएगा? अरे आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। आयत का परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 इंटू एल प्लस बी। लंबाई आपका क्या दिया गया? नहीं दिया गया, चौड़ाई तो 30 दिया गया है। तो अब देखो आप, परिमाप 180 है ना, तो 180 आपका, तो 180 और इधर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2l, और ये आपका 32 जा 60 हो जाएगा, है ना? अर्थात 180 बराबर 2l, तो 180 बराबर 2l, तो 2l और ये 60 आपका जो दिया गया है 120 हो जाएगा। 180 में इधर आकर के घट जाएगा 180, 180 माइनस 60 इक्वल टू 2l, तो 2l इक्वल टू 180 में 60 घटाइए तो 120 बचा। अब देखिए 2 से कटेगा ये तो 60 आएगा, तो l इक्वल टू 60 आया दोस्त। तो आपका क्या हो जाएगा? 3 इज द राइट आंसर। लंबाई पूछी जा रही है। हाँ जी, 47 का आपका 3rd नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे मित्र, 48 कक्षा 2 के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया, तो कुछ ने 404 लिख दिया। तो 404 लिख दिया, किस प्रकार से संबोधित करेंगे एक टीचर? गधा, बच्चा, बेवकूफ वगैरह, वर्गीकरण, भेदभाव, ऐसा तो नहीं कहेगा ना, क्योंकि यह तो पढ़ाई का एक अंग है। चले, ये तो पढ़ाई की एक पार्ट है। त्रुटियां क्या है? सीखने का संसाधन होती हैं, सीखने का एक अंग है, पड़ाव है। तो चलिए देखिए 48 नंबर, उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे। तो सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे मतलब एक शिक्षक का लक्ष्य यही है कि उत्तर बताना, हाँ? उनकी कॉपियों में सही उत्तर लिखेंगे, माने सही उत्तर आप लिख दीजिएगा। उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे। मूर्त पदार्थ अर्थात बाहरी जो उदाहरण है उससे विनिमय करना, उससे मतलब जोड़ करके बच्चे को समझाएंगे। तो ये हमारा सही हो जाएगा। इनको उस समूह में रखेंगे जिसने सही लिखा है। अब बताइए, भेदभाव किया जा रहा है ना इस विकल्प में, गलत होगा ना? बच्चे में पक्षपात करवाना वगैरह यह सब नहीं होगा, गलत हो जाएगा दोस्त। मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाइएगा, 3rd नंबर हमारी उत्तर हो जाएंगी। नेक्स्ट देखेंगे, माने लर्निंग बाय डूइंग। मूर्त पदार्थ क्या? लर्निंग बाय डूइंग करवाइए, बाहरी जिंदगी से जोड़िए, बच्चे को उदाहरण दीजिए विभिन्न प्रकार के। किताबी ज्ञान को, पुस्तकीय ज्ञान को बच्चे के रियल लाइफ से जोड़ करके बताइए, यानी कि क्या बोलते हैं वो, लॉजिकल इंटेलिजेंस जगाइए बच्चे को। क्या होता है लक्ष्य गणित पढ़ाने का? कि बच्चे की निजी जिंदगी का गणितीयकरण कर देना, अर्थात टू डेवलप द थिंकिंग ऑफ मैथमेटाइजेशन कर देना, गणितीयकरण कर देना बच्चे की जिंदगी का। तो ये सब तो हमारे सही उत्तर होते हैं। 3rd इज द राइट आंसर, 3 नंबर। नेक्स्ट 49 है। 49 आपका क्या है दोस्त? देखिएगा, गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण, प्रतिरूपण, हाँ, सिमेट्री, एक जैसा आकृति को ढक लेना, दर्पण, छवि वगैरह, प्रतिचित्रण का परिचय देना, मुख्य प्रयोजन यानी मुख्य उद्देश्य, मेन उद्देश्य जो होता है। क्या होता है मेन उद्देश्य? तो आपसे मेन उद्देश्य पूछा जा रहा है। तो आप एक बात देखो,
देखो जी, त्रिविमीय यानी 3 डायमेंशनल विचार क्षमता को विकसित करना, हाँ जी होता है 3D। अनुपातिक विवेचना यानी अनुपात वगैरह को प्रोत्साहित करना, अनुपातिक विवेचना को। तो प्रतिचित्रण क्या होता है? अनुपातिक विवेचना। जो अनुपातिक विवेचना होती है, अनुपातिक विवेचना को भी क्या करता है? प्रोत्साहित कराता है। साथ ही साथ विषम को सरल और विषम नहीं, विषय है, विषय को सरल और रुचिकर बनाता है। कौन? प्रतिचित्रण। एक आकृति का दूसरे को पूरी तरह से ढक लेना, दर्पण छवि। संख्याओं की निरस्ता को समाप्त करना, गलत बात। तो देखें, हाँ जी, क्या हो जाएगा उत्तर जी? अनुपातिक विवेचना को प्रोत्साहित कर 2 हो जाएगा या 3 हो जाएगा ना? 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ए से अनुपातिक विवेचना, रेशियो टू डेवलप द रेशियो। ये अनुपातिक विवेचना बच्चों को वर्ग, बच्चों को सीट अपना, हाँ जी दोस्त, सममित आकृति जो होती है, प्रतिचित्रण, रिफ्लेक्शन, लाइन ऑफ सिमेट्री फिर उसमें कहा भी जाता है आपको। तो समरूपता अर्थात एक आकृति का दूसरी आकृति को पूरी तरह ढक लेना, एक आकृति को दूसरी आकृति पूरी तरह ढक लेना। तो ये क्या होंगे? स्थानिक चिंतन को बढ़ावा देंगी, याद रखें। टू डेवलप द पोजिशनल थॉट, छिपे हुए भाग को भी खोज निकालेगा बच्चा। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्थानिक चिंतन। प्रतिचित्रण क्या होगा? त्रिविमीय विचार क्षमता को प्रोत्साहित करेगा। साथ ही साथ अब तीसरा देखेंगे, रेशियो टाइप थॉट, अनुपातिक विवेचना को प्रोत्साहित करेगा। हाँ, छिपे हुए भाग का वर्णन कर लेना, उसे अंडरस्टैंड कर लेना। तो गणित एवं अन्य सभी विषय में इसे इंटीग्रेट कर लिया जाता है ना? तो किसी भी वस्तु को ठीक वैसा ही जो दिखने वाला 2 पार्ट होता है, 2 पार्ट में विभाजित कर देते हैं, या कागज के टुकड़े को फोल्ड करते हैं, 2 भाग में मोड़ देते हैं, तो उस आकृति को क्या कहते हैं? वह जो बीच वाली काल्पनिक रेखा है, सममिति रेखा, और उस आकृति को सममित आकृति बोलेंगे, दर्पण छवि बोलेंगे। तो आपका इससे काफी प्रश्न होगा। यहां आपका उत्तर दोस्त ए एवं बी। विषम को, विषय को सरल रुचिकर बनाना, यह हमारा उद्देश्य नहीं होता है। हमारा सबसे बड़ा मेन उद्देश्य आनुपातिक विवेचना, त्रिविमीय विचार क्षमता को प्रोत्साहित करना हो जाएगा। लेकिन ए, बी एवं सी ऑप्शन में रहता तो हम इसके साथ जाते, ए भी सही, बी भी सही, सी भी सही। चूंकि सरल और रुचिकर बनाना यह तो उद्देश्य है ही, इंटरेस्टिंग के थ्योरी के साथ, रुचि के सिद्धांत के साथ। हाँ जी, चलिए 49 का 3 नंबर उत्तर। 50 नंबर नेक्स्ट, सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक। अच्छा, सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक साधनों, शिक्षण अधिगम सामग्री यानी टीएलएम मटेरियल्स का प्रयोग यह दर्शाने के लिए कर सकता है विभिन्न आयाम वाले 2 आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है। अर्थात क्षेत्रफल वगैरह आप किस प्रकार से बच्चों को बता सकते हैं कि समान वगैरह होगा? बोले तो टीएलएम वगैरह का प्रयोग किए बिना, तब तो फिर धागे वगैरह से, पैमाने से, ग्राफ पेपर से, टाइप बोले तो, अच्छा ये आपका जो है ओ टाइप बोलते तो टाइल है, वो टाइल, हाँ टाइल रहता था, टाइल है, टाइल्स वगैरह के प्रयोग से। तो किसके माध्यम से? पैमाना, स्केल का प्रयोग जो है आपका, स्केल का प्रयोग क्यों यहाँ पर गलत हो जाएगा? क्योंकि इंची का प्रयोग यह आपका मानक इकाई है, स्टैंडर्ड यूनिट है ना? और सबसे ज्यादा परिमाप को मापने के लिए यह बेहतरीन कार्यरत होगा, परिमाप को मापने के लिए। ग्राफ पेपर से आप क्षेत्रफल को क्लियर कर सकते हैं, एरिया को, ग्राफ वगैरह
ग्राफ से क्लियर किया जा सकता है। ग्राफ पेपर अर्थात टाइल्स वगैरह, टाइल्स मार्बल नहीं लगाते हैं घर में जी, हाँ, उस प्रकार से सोचे। धागा वगैरह से तो आप परिमाप, धागा बिल्कुल पैमाने की तरह है, स्केल की तरह, इंची की तरह है। तो धागा से तो आप परिमाप, पेरीमीटर, सरकमफेरेंस, उसकी बाहरी आकृति को माप सकते हैं बेहतरीन ढंग से। और क्षेत्रफल को मापने के लिए ग्राफ पेपर जो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग के साथ बच्चे को पढ़ाया जा सकता है। विभिन्न आयाम का दो क्षेत्रफल बोले तो यहां पर आपका 3rd नंबर उत्तर हो जाएगा। टाइल। चलिए 51 नंबर है एनसीएफ 2005। चलिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। हाँ, प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है तो अनुपात, चौपर, चौपर, चौपर यानी टाइलिंग, क्या लिखा है, फाइलिंग है, एफओ है, वो टाइल्स होगा, टाइलिंग, सममिति, सिमेट्रिकल, प्रतिरूपण, रिफ्लेक्टिंग वगैरह। तो क्या हो जाएगा, हमारा कौन सा भाग नहीं है, क्या है, एनसीएफ 2015 निम्नलिखित में से प्राथमिक विद्यालय में यानी कि 1 to 5 में गणित का भाग नहीं है। तो गणित का भाग क्या नहीं है दोस्त, रेशियो एंड प्रपोर्शन। ये 6 क्लास से आपका शुरू होता है, आप इतना जाने। चौपड़ वगैरह डाइस के माध्यम से आप बताते हैं बच्चे को, डाइस के माध्यम से, टाइलिंग, टाइल्स वगैरह, ये टो है, टाइल्स वगैरह, टाइलिंग। समरूपता यानी दर्पण छवि वगैरह के बारे में बताया जा, प्रतिरूपण भी होता है, यह हमारा नहीं होता है चौपर, इसीलिए उत्तर हो जाएगा नहीं। ये तो चौपर वगैरह के माध्यम से लूडो, छग्गा का गोटी, बड़ा छोटा, बिग स्मॉल, ये तो बताया जाता है, अनुपात वगैरह नहीं। ये हमारा 1 नंबर उत्तर हो जाएगा। चलिए देखेंगे 52 निम्नलिखित में से गणित में उपलब्धि, अचीवमेंट कम हो रहा है बच्चे का, तो इसका क्या कारण हो सकता है, तो व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता यानी कि उसकी खुद की क्षमता, लिंग, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि, गणित का स्वरूप, गणित का स्वरूप लचीला, दृढ़ या जटिल, फ्लेक्सिबल, कैसा होता है, कैसा होता है गणित का स्वरूप। तो गणित का जो स्वरूप है, व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता, लिंग, लिंग माने कि लिंग का मतलब समझिए 2 नंबर पे, वह लड़की है तो उसके लिए गणित जो है ना बेचारा मतलब हार्ड हो जाता है, जटिल हो जाता है, और लड़का है तो वो मतलब हल्का हो जाता है, ऐसा होता है क्या, ऐसी बात है नहीं। तीसरा सामाजिक सांस्कृतिक, मतलब गरीब को समझ में नहीं आएगा और अमीर को समझ में आएगा, ऐसा होता है क्या, नहीं ना, यह भी गलत बात है। गणित का स्वरूप यानी नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का नेचर, प्रकृति। तो प्रकृति देखें दोस्त, मतलब गणित जो है अपने आप में एक अमूर्त विषय है, निराकार है, अपने आप में खुद एक भाषा है, वह है ना। तो गणित में आगमन विधि, उदाहरण वगैरह बताए जाते हैं, यानी अमूर्त उदाहरण वगैरह बताए जाते हैं मूर्त माध्यम से, प्रत्यक्ष माध्यम से, है ना। लेकिन कि गणित में कठिनाई का भाव, अमूर्तता, जैसे ट्रिगोनोमेट्री, थेल्स प्रमेय वगैरह, जैसे ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट वगैरह, हाइयर वाली ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट, ये सब कठिनता का स्वरूप होती हैं। अर्थात कहा भी गया गणित एक अमूर्त यानी निराकार भाषा है, निराकार यानी निगमनात्मक प्रणाली है, निगमनात्मक प्रणाली, अर्थात यह चिंतन करने वाली बातें होती हैं, ज्यादा से ज्यादा लॉजिकल इंटेलिजेंस होती है, इसीलिए उपलब्धि बच्चों में कम होती है। कारण क्या है, गणित का स्वरूप यानी नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता यानी उसका बिहेवियर, उसका स्वभाव, तो ऐसा थोड़े होगा जी, हमारा गलत होगा। 3 2 1 नंबर 4 इज द राइट आंसर। 53 नंबर, यह समझने के लिए 1/4 1/3 से छोटा है, मतलब भिन्न वगैरह जो है उसमें छोटा बड़ा यानी अंतर किया जा रहा है, तो इसके लिए आपका ग्रिड पेपर वगैरह काफी प्रभावी होता है। ग्रिड पेपर, संख्या चार्ट का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन सर्वोत्तम प्रभावी जो होता है वो ग्रिड पेपर होता है। बात समझ में आई दोस्त। और संख्या चार्ट और ग्रिड पेपर
ग्रिड पेपर मतलब डाइंस ब्लॉक जो आपका 4 नंबर ऑप्शन में दिया है, डाइंस ब्लॉक की ही तरह होता है। ब्लॉक वगैरह जो है चार्ट पेपर वगैरह टाइप का आप देखते हैं ना, ब्लॉक वगैरह बना रहता है, तो वो डाइंस ब्लॉक अर्थात ग्रिड पेपर टाइप का आप समझिए। तो संख्या चार्ट का प्रयोग भिन्न संबंधी कंपैरिजन तुलना करने के लिए होता है, और साथ ही साथ ग्रिड पेपर का भी, लेकिन ग्रिड पेपर ज्यादा प्रभावी है, यानी डाइंस ब्लॉक ज्यादा प्रभावी है, इतना याद रखें दोस्त। नहीं समझे? रट्टा मार रट्टा मार। नेक्स्ट 4 नंबर इज द राइट आंसर। 54 प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्नलिखित में कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है? क्रियाकलाप को लिखना और इस संदर्भ में प्रश्न देना। क्रियाकलाप एक्टिविटी को अवलोकन किया बच्चे ने फिर उसे लिखा और इस संदर्भ में प्रश्न देना। तो क्रियाकलाप करने की चीजें, यार लिखना वगैरह ये ज्यादा उतना वो नहीं, संदर्भित नहीं होता है। दूसरा पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम का पाठ्य पुस्तक के भगवान नहीं है जी, काटिए उसको। गणित संकल्पनाओं को संरचनात्मक ढंग से, यानी कि संरचना क्रिएटिव ढंग से, कंसेप्चुअल ढंग से प्रस्तुत करना अच्छी बात है। विद्यार्थियों को अवसर देना कि संकल्पनाओं की संरचना क्रिएट करना। बच्चा ज्ञान निर्माता होता है, ज्ञान की संरचना करता है, खोज करता है, खोजी उपागम से। हम 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जाएंगे ही नहीं जब 4 नंबर मने क्यों करेंगे बिहा टू द कालिया, क्यों करबे बाबू बिहा टू द कालिया जब मिल रही है आलिया 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 भट्ट। नेक्स्ट 55 निम्नलिखित में कौन सा कथन सहमति गणित के कंस्ट्रक्टिविज्म संरचनावाद, रचनावादी दृष्टिकोण, जीन पियाजे, कोहलबर्ग वगैरह, वाइगोत्स्की वगैरह जिसके समर्थक हैं से किया जाता है। यानी संरचना करेगा बच्चा, ज्ञान का निर्माण करेगा। तो किस तरीके से जी? मनः दर्शन, मानसिक चित्रण जिसे कहते हैं, अवलोकन जिसे कहते हैं, प्रत्यक्षीकरण, चाक्षुषीकरण, चाक्षुष, विजुअलाइजेशन, ऑब्जर्वेशन, और मानसिक चित्रण सबसे पहले देखते हैं तब चिंतन करते हैं। ज्ञान का निर्माण तभी होगा जब आप अवलोकन करोगे, और मानसिक चित्रण का मतलब ही है विजुअलाइज करना, अवलोकन करना, प्रत्यक्षीकरण, मानसिक चित्रण, मनः दर्शन, चाक्षुष। हाँ जी, गणित के तथ्यों के सीखने के बारे में है। गणित में सच्चाई और आविष्कार अभिष्कृत गणित पूर्णतया विषय पर्यक है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका 56 है, लेकिन किसी संरचनात्मक रचनावादी गणित का लक्षण नहीं माना जा सकता है। कौन सा लक्षण नहीं माना जा सकता है? तो देखें, गणित को दूसरे पाठ्येतर क्षेत्र के बीच संबंधों में उजागर किया जा सकता है। दूसरे पाठ्येतर क्षेत्र में उजागर किया जा सकता है, यस किया जा सकता है। गणित के अधिगम में भाषा और संवाद, यानी कि भाषा वगैरह और पर्यावरण के संवाद वगैरह, या भाषा माने की भूमि पर उचित ध्यान दिया जाता है। तो आप देखिए 1 क्लास 2 क्लास में क्या होता है, ईवीएस वगैरह नहीं पढ़ाए जाते हैं। भाषा के माध्यम से, गणित के माध्यम से, संवाद के माध्यम से ईवीएस सिखा दिया जाता है। तो गणित, रोजर बेकन ने कहा भी, सभी विषयों में प्रवेश करने का प्रवेश द्वार, सिंह द्वार एवं कुंजी है, चाबी है। हाँ, तो रोजर बेकन ने कहा भी है। तो 2 तो आपका सही है। अध्यापक स्वीकार करता है कि दी गई अन्योन्यान्य क्रिया, यानी कि इंटरेक्शन, रिलेटिविटी, माने कि जो भी एक्टिविटी है, हाँ, विभिन्न विद्यार्थी अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं, या समझ सकते हैं अलग अलग प्रकार से। प्राथमिक स्तर पर आकलन करना, यानी टेस्ट लेना, असेसमेंट के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है। प्राथमिक स्तर में विषय परक यानी विषय प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है। परीक्षा वगैरह प्राथमिक स्तर पर अभी भी आप देख रहे हैं 6 क्लास वगैरह परीक्षा वगैरह प्राथमिक स्तर 1 क्लास 2 क्लास में परीक्षाएं आयोजित नहीं होंगी। तो नहीं माना जा सकता है किसका? ज्ञान का निर्माण, संरचना। तो मेरी बात को समझें, मौखिक रूप से प्रश्न वगैरह पूछा जाएगा, लेकिन क्या बच्चों की परीक्षा लेने से क्या निर्माण होगा? संरचना होगा, ज्ञान का क्रिएट करेगा बच्चा नॉलेज का। आप एग्जाम देते रहो, एग्जाम देते रहो, एग्जाम देते रहो, इससे क्या कंस्ट्रक्टिविज्म हो जाएगा बच्चा। 4 इज द राइट आंसर। जो नहीं होगा और यही नहीं होगा बोले तो जो नहीं है वही है उत्तर। 4 नंबर।
55 गणित के अधिगम के संबंध में लिखे में क्या सही नहीं है? अच्छा 3 सही होंगे, 3 अपन होगा जी और एक बेगाना, अपनों में मैं बेगाना। ओह सर क्या आप भी विद्यालय में पहला विकल्प है, विद्यालय में दिए जाने वाले निर्देश की भाषा पर असर बच्चे के गणित के प्रदर्शन पर हो सकता है। मैंने विद्यालय में जो भी निर्देश की भाषा है, हाँ, वो गणित के प्रदर्शन पर हो सकता है। गणित के उत्कृष्ट प्रदर्शन में प्रतिभा स्वाभाविक होती है, यानी कि प्रतिभा जो होती है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल नहीं समझिएगा, स्वाभाविक होती है यानी कि नैसर्गिक होती है, प्राकृतिक वातावरण से होती है। सही बात है जी, एक नंबर भी आपका सही। निर्देश की भाषा जो है गणित के प्रदर्शन पर हो सकती है, यानी इंस्ट्रक्शन वगैरह। तीसरा देखते हैं, क्षमा चाहता हूं। अध्यापक के सीखने वालों के प्रति विचार का अधिगम परिणाम पर प्रभावशाली असर होता है। अध्यापक के सीखने वाले परिणाम, जो अध्यापक के जो भी सीखने वाले परिणाम होते हैं उस पर व्यापक असर होता है, असर पड़ता है। यानी कि क्या है, अध्यापक के सीखने वालों के प्रति विचारों का अधिगम, लर्निंग परिणामों पर प्रभावशाली असर होता है। यस, बिल्कुल इफेक्टिव असर पड़ता है जी। 4 नंबर, विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का गणित के निष्पादन पर असर होता है। सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि यानी आर्थिक रूप से बच्चा यदि कमजोर है, तो निष्पादन पर असर होता है, यानी गणित वगैरह सीखने में किताबें वगैरह की व्यवस्था नहीं कर पाता है बच्चा, बच्चों को दिक्कत होती है पढ़ाई लिखाई में। चलिए देखेंगे दोस्त, तो मतलब यहाँ पर आपका जो है ना निष्पादन पर असर होता है। तो क्या निष्पादन पर असर होता है? ऐसा आप देखते हैं समाज में कि क्या बच्चे यदि गरीब हैं तो भी मैथमेटिक्स में काफी ज्यादा प्रभावशाली निकल जाते हैं। रिक्शा पुलर का भी बेटा आईएएस बन जाता है। अर्थात 4 नंबर आपका जो कि गलत होगा और यही हमारा उत्तर है। यानी गरीब बच्चे भी अच्छे मैथमेटिशियन बन सकते हैं, अच्छे गणितज्ञ बन सकते हैं। गणित का सामाजिक प्रार्थिक पृष्ठभूमि से लेना देना नहीं है, निष्पादन पर असर नहीं डालेगा, इसीलिए इसको हटाइए और सही कीजिए। 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 58, निम्नलिखित में क्रियाकलाप में त्रिविमीय समझ यानी 3 डायमेंशनल ऊंचाई, लंबाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त, तो 3D आपका दिया गया है, 3 डायमेंशनल दिया गया है। अब देखिए इन चारों विकल्प में से रुचि के साथ कौन आपको बेहतरीन ढंग से बताएगा, जिसमें बारीक ढंग से त्रिविमीय समझ यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, जिसमें जियो बोर्ड का यूज करते हैं, और 10 ग्राम 2D यानी कि लंबाई और चौड़ाई दोनों चीज केवल 2 डायमेंशन होगा, 2 बीमाएं होंगी ना। चलिए देखेंगे दोस्त, तो संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपण करना, संख्या वगैरह को संख्या रेखा पर निरूपण करना, ये सारी बातें आपकी नहीं सही होगी जी, क्योंकि संख्या रेखा पर निरूपण, जैसे कि ये आप देखिए 0 1 2 3 यानी कि 1 2 3 +1 +2 +3, इधर -1 इधर -2 इत्यादि, इसके माध्यम से बच्चे में त्रिविमीय समझ कैसे भला विकसित होगी। बोतल के ऊपरी दृश्य, ये आपका देखिए ये बोतल हो गया है ना, ये जी बोतल हो गया। वाह सर कितना बढ़िया बोतल बनाते हैं। हाँ जी, मैं बोतल हूँ इसीलिए तो अच्छा बोतल बना पाता हूँ। इससे क्या होगा, बच्चे का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दृश्य को चित्रित करना, इससे बेहतर होगा। मानसिक मानचित्र पर शहरों का स्थान निर्धारण करना, चंद्रमा के उदय होने का समय, ये तो नहीं होगा। अब देखिए मानचित्र पर, मानचित्र में दिशा वगैरह, शहर वगैरह, लंबाई चौड़ाई, कितने डिग्री मतलब ऊपर उठा हुआ है वह शहर, अर्थात तीसरे नंबर में ज्यादा से ज्यादा तीसरा नंबर आपको व्याख्या कर सकता है, बोतल वगैरह की से नहीं। ठीक है, पहला और चौथा तो आपको यूं ही मित्र कट गया, तो 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे 59 नंबर, हिंदू अरबी यानी कि हिंदू पद्धति में जो है, संख्यांकन पद्धति जो है, गणना प्रणाली के लिए कौन सा सही नहीं है, कौन सा कहता है सही नहीं है? हाँ, तो कौन सा सही नहीं है आप देखो जी, यह गुणात्मक प्रकृति का है, गुणात्मक प्रकृति का है। गुणात्मक प्रकृति देखो आप, जैसे
हिंदू ने गणना प्रणाली के लिए कौन सा सही नहीं है? 2 हो गया, 2 के बाद 4 आया, 4 4 2 जा 8, अर्थात 1 इंटू 2 करो आप तो इक्वल टू 2 आया। अब फिर 1 इंटू 3 करो तो 3 आ जाएगा। उसी प्रकार 2 इंटू 1 तो 2 हो जाएगा। फिर 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4 आ जाएगा। जैसे 2 का टेबल आपको लिखना है 2 4 6 8 10, तो ये कैसे आया? तो क्या यह गुणात्मक प्रकृति का होता है? दूसरा, एक संख्या में अंक की स्थिति इसका मान बताती है, माने 2 आम है तो मतलब 2 इसका वैल्यू है, इसकी स्थिति को बताती है, इसके पोजीशन को बताती है, इसके वैल्यू को बताती है। अच्छी बात है, वैल्यू को बताती है। योगात्मक प्रकृति का है। क्या यह योगात्मक प्रकृति का है? योग होता है, जैसे 1 में +1 किए तो 2 आया, फिर 2 में +1 किए तो 3 आया, फिर 3 में +1 किए तो 4 आया। योगात्मक प्रकृति का है? हाँ जी, योगात्मक प्रकृति का होता है। 4, इसमें आधार 2 का प्रणाली का पालन किया नहीं, वो तो आपका जो है ना कंप्यूटर की बाइनरी भाषा होती है, 2 आधारी संख्या। कंप्यूटर में 2 आधार का प्रयोग किया जाता है, तो क्या नहीं है? तो 4 नंबर आपका नहीं है, 4 इज द राइट आंसर, है ना। 1 नंबर, अच्छा 1 नंबर देखिए, ये गुणात्मक मल्टीप्लीकेटिव होता है, मल्टीप्लीकेटिव प्रकृति का होता है। सोच करके आप देखिए ना, यह गुणात्मक होता है। मेरे पास 6 पेंसिल है, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक है। मेरे पास 6 पेंसिल है, तो देखिए 6 पेंसिल दिया गया है और मनीष के पास, मेरे पास 2 से अधिक है, तो आप तुलना कर रहे हो ना, कंपैरिजन कर रहे हो ना। क्या अब घटा तो नहीं रहे हो? तो मनीष के पास कितना है, तो 6 में 2 आप प्लस कर रहे हो ना, तो प्लस कर रहे हो तो जमा हो गया, यानी 8 पेंसिल है कितना मनीष के पास, तो तुलनात्मक जमा हो जाएगा, है ना मित्र। मैंने मेरे पास 6 पेंसिल है, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक है। कहता मनीष के पास मेरे से कम है 2, तो आप कहते तुलनात्मक घटा, तब आप तुलनात्मक घटा देते, क्योंकि अंत में आप 6 - 2 करते, माइनस करते तो 4 आता ना। इस बात को समझेंगे दोस्त। चलिए, 60 नंबर का 2 क्यों हुआ, उम्मीद करता हूं समझ चुके हैं। आज के लिए इतना ही दोस्त, बस इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, वंदे मातरम। लेकिन दोस्त, अपना प्रेम स्नेह लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपनी दुआ बनाए रखें, वरना तेरे बिना कुछ भी नहीं, तेरे बिना हमारी बिसात क्या, औकात क्या, ये जिंदगानी क्या। वंदे मातरम।